Student, let's continue the next point, separation of power. According to Constitution, the three organs of government, they are legislature, the executive and the judiciary. The legislature refer to our elected representative, जिनको हम elect करके भेजते हैं, जो laws के ऊपर work करते हैं. The executive is the smaller group of people who are responsible for implementing laws, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं. एंड जुडिशरी होती है जो कि डिसीजन मेकिंग का काम करती है, मीन्स द कोर्ट प्रोसेस. कोर्ट के बारे में हम आगे इस चैप्टर में यूनिट 3 में पढ़ेंगे. नाउ तो द ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल द थ्री. हर एक ऑर्गन का अपना पावर है, अपने रूल्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, बट उनको ये भी है कि वो एक दूसरे के वर्क पे नज़र रखते हैं ताकि कोई भी ऑर्गन जो है वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे. Now next है fundamental right, the most important. The section of fundamental rights has been often referred to as the conscience of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion on the state in the mind of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of the right state power in independent India. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थी, कॉलोनियल रूल जो देख चुकी थी, उनके माइंड में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा ना हो जो स्टेट हो वो उनको जो राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को उनका मिसयूज़ करे, या कोई ऐसे आर्बिट्री एंड सिचुएशंस ना आ जाए, आर्बिट्री रूल ना हो. आर्बिट्री रूल माने जहाँ पे कोई फिक्स्ड रूल नहीं होती, कोई बेस नहीं होता डिसीजन का, ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए. एंड द स्टेट एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, जो स्टेट को पावर दी गई है वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे और सिटीजन्स को अपने राइट्स मिल सके. Thus, Constitution guarantees the right of individual against the state as well as against other individual. इसलिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हमको हर एक इंडिविजुअल से या स्टेट के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रीडम देते हैं. Moreover, the various minority committees also express the need for the Constitution to include the right that would protect their group. बहुत सारे माइनॉरिटी कमिटीज़ ने अपने राइट्स के लिए बोला था कि हमको भी कुछ राइट्स दिए जाए ताकि जो मेजॉरिटी है वो उनको कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेट ना करे या माइनॉरिटीज़ को हर जगह पे सफ़र ना करना पड़े. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू फोल्ड. अब दो तरह के फंडामेंटल राइट्स को दो तरीके से उन्होंने पेश किया. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट. हर एक सिटीजन अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है. दूसरा है कि दिस राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉ. और अथॉरिटी के हाथ भी बंधे, यानी हर एक सिटीज़न को उनके पावर्स, उनके राइट्स जो हैं वो देने ही पड़ेंगे. इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब इस एडिशन में फंडामेंटल राइट्स में एक और पॉइंट है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. दिस सेक्शन वॉज डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू श्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies and help reduce the poverty of masses. इतने बड़े देश को चलाने के लिए उन्होंने एक और पॉलिसीज़ बनाई थी जिसके अकॉर्डिंग जो सोशल इकोनॉमिक पोजीशन थी लोगों की वो उनको बेटर करने के लिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे उनको भी लेकर आए. उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे इस बुक में. नाउ नेक्स्ट, सेक्युलरिज्म. अ सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन. वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग चैप्टर. आगे पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में. नेक्स्ट चैप्टर है सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म होता है कि स्टेट जो है वो फ्री होता है, रिलीजन किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, रिलीजन फ्री होगा. You now understand the way in which a country history often determine the kind of constitution that a country adopt for itself. The constitution plays a crucial role in laying out the ideal that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us. Just like in the game of football, a change of constitutive rules will affect the game. Indian constitution has been amended over the year to reflect new concern of the polity. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy. Now हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उन्होंने वो कितनी दिक्कतों से बनी, कितना क्रूशियल रोल, कितना इंपॉर्टेंट रोल वो निभाती है सिटीजन्स के लाइफ में, कंट्री में. और रिप्रेजेंटेटिव जो हम इलेक्ट करते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि कंट्री के लिए भी, और पीपल का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिप्रेजेंटेटिव जब वो इलेक्ट करते हैं.
जिस तरह से फुटबॉल के गेम में जो चेंजेस करने से क्या होता है, पूरा रूल चेंज हो जाएगा, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम रूल्स चेंज कर देते हैं तो हम उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कंट्री को। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाई गई है ताकि कुछ फिक्स रूल है और कुछ रूल्स के अमेंडमेंट भी किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। नीड्स जब होती है कंट्री में कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम टू टाइम चेंजेस थोड़े बहुत, तो उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। अब तक बहुत सारे अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। The different features of Indian Constitution outlined above involved complicated ideas that are often not easy to grasp। ना बहुत सारे complicated ideas आए थे, बहुत सारे ऐसी मुश्किलें थी जिसको अडेप्ट करना भी मुश्किल हो रहा था, बट हम इसके बारे में अभी स्ट्रेस नहीं लेंगे, आगे हम पढ़ेंगे और आगे आप पढ़ते जाओगे कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, आगे के क्लासेस में भी, इस क्लास में भी। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ एंड you can ask your queries or doubts in your WhatsApp group. Thank you.